नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि जुड़े होंगे आपके बिहार जीके से। ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी की मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सीधे के सीधे ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखकर नहीं गए और आपको बाद में फिर कहीं पछताना ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं। एक एक क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर, जी हां, पूरा पेपर इसी से, यहीं से आपका फंसने वाला है। तो आइए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज क्या क्या क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं, और उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग डिटेल में चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हमें 1 घंटे के अंदर कवर करना है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके कम समय में ज्यादा आउटपुट देने का मैं प्रयास करूंगा, इसलिए 1 घंटे के अंदर हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो स्टार्ट होंगे वो प्रश्न संख्या 211 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 210 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी तंत्र विज्ञान तथा ऑप्शन डी खगोल। प्यारे साथियों, जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक उसी प्रकार से विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी तंत्र विज्ञान होगा। आइए साथियों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र तथा ऑप्शन डी सारनाथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और इसी को हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यह उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सारनाथ होगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक मौर्य तथा ऑप्शन डी कालाशोक। प्यारे बच्चों, काफी बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी कालाशोक होगा, क्योंकि कालाशोक के समय पर ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वहीं अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासक काल में हुआ था, तो वह अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कालाशोक तथा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ पर हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह किस शासक काल के समय पर हुई थी? तो अशोक के शासनकाल के समय हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी अशोक होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी कालाशोक तथा ऑप्शन डी कनिष्क। हम सभी जानते हैं कि अशोक के समय पर तीसरी बौद्ध संगीति, वहीं कालाशोक के समय पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, और पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह अजातशत्रु के समय पर हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के समय पर हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी कनिष्क होगा। और ये चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ कहाँ पर था? तो कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, वहां पर हुआ था। तो आइए साथियों, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। प्यारे बच्चों, अभी इस प्रश्न को डिस्कस किया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि अशोक के समय पर तृतीय बौद्ध महापरिषद का आयोजन हुआ था। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। आपके ऑप्शन है, सिखों के लिए, ऑप्शन बी धर्मावलंबियों के लिए, ऑप्शन सी जैनों के लिए, ऑप्शन डी इन सभी के लिए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बिहार जैन और बौद्ध धर्म के लिए, साथ ही साथ सिख धर्म की अगर बात करें, सिखों के 10वें गुरु का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। तो
हम यहाँ पे कहेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी इन सभी के लिए होगा, क्योंकि बिहार जो रहा है वो सिखों के लिए भी रहा है और जैन और बौद्ध धर्म के लिए रहा ही है। और हम जानते हैं कि जो यहाँ पर गया है, गया में हिंदुओं के पवित्र स्थान माना गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मा दमन तथा ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों ही धर्म अहिंसा और वेदों के प्रति उदासीनता की बात करते हैं। रीति रिवाजों की अस्वीकृति थी, तभी ये जैन और बौद्ध धर्म का उपज हुई थी, क्योंकि ये हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज थे उनको अस्वीकार करते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी आत्मा दमन होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी पावापुरी तथा ऑप्शन डी रांची। प्यारे बच्चों, काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी पावापुरी होगा। आइए बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध तथा ऑप्शन डी कुंडग्राम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन से हम लोगों ने इनके जन्म और मृत्यु के स्थान को डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता ही है, ऑप्शन डी कुंडग्राम होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी गया तथा ऑप्शन डी राजगीर। प्यारे बच्चों, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का जो निर्माण करवाया था वह राजगीर में करवाया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी राजगीर होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी पारसनाथ, ऑप्शन सी वैशाली तथा ऑप्शन डी ये सभी। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वहीं कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पारसनाथ की अगर बात की जाए तो पारसनाथ भी जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जैन धर्मावलंबियों के मुख्य तीर्थ स्थल हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी ये सभी होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिवाली के त्योहार पर, ऑप्शन बी जन्मोत्सव पर, ऑप्शन सी अंतिम संस्कार के समय तथा ऑप्शन डी विवाह के अवसर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा विवाह के अवसर पर। लगन आप सब जानते हैं, लगन का मतलब क्या होता है? विवाह। तो लगनी राग जो गाया जाता है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी मिथिला तथा ऑप्शन डी वैशाली। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मिथिला में जन्मे विद्यापति बिहार के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी मिथिला होगा। और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको याद रखना। ऑप्शन सी मिथिला इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए नवल किशोर सिंह ने, ऑप्शन बी राजा शाह ने, ऑप्शन सी कवि विद्यापति ने तथा ऑप्शन डी बुकानन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। इसलिए आपको याद रखना है कि जो बिहार में फाग राग गाया जाता है उसकी रचना जो की थी वो नवल किशोर सिंह ने की थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए नवल किशोर सिंह होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंडन संस्कार, ऑप्शन बी अंतिम संस्कार, ऑप्शन सी विवाह के समय तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगनी राग जो गाया जाता है वो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, लेकिन इस प्रश्न से आपको दो बातें और इंपॉर्टेंट पता चलेंगी कि बिहार में जो लगनी राग है वो किन किन जिलों में मुख्यतः रूप से गाया जाता है। तो मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग को मुख्यतः रूप से गाया जाता है, और किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विवाह के समय होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 12 जनवरी 2001 को, ऑप्शन बी 30 मार्च 2004 को, ऑप्शन सी 19 जून 2002 को तथा ऑप्शन डी 16 अगस्त 2005 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपको याद रखना है कि जो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चली थी वह कब चली थी? तो वह 19 जून 2002 को प्रारंभ हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 19 जून 2002 होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया तथा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। प्यारे बच्चों, मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का वह जिला है जिसने साक्षरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी कारण इसको सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर तथा ऑप्शन डी पटना। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी पटना होगा। आइए बिना किसी देर के हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रवि स्वरूप धवन, ऑप्शन बी राजेश बालिया, ऑप्शन सी दीपक कुमार सेन तथा ऑप्शन डी रणधीर वर्मा। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कोई भी राज्य हो उस राज्य के प्रथम, चाहे व्यक्ति की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे राज्यपाल की बात की जाए, हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। यहाँ पर भी हमसे पूछा गया कि बिहार राज्य का वह पहला व्यक्ति कौन है जिसको अशोक चक्र मिला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी रणधीर वर्मा होगा, क्योंकि रणधीर वर्मा ही वह व्यक्ति हैं जो अशोक चक्र से सम्मानित किए गए हैं और ये रहने वाले कहाँ के थे? बिहार के थे। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी पूर्णिया तथा ऑप्शन डी राजगीर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और काफ़ी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए पावापुरी होगा। यहाँ इस प्रश्न को रखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप यहाँ पे समझें कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो देहावसान का इस्तेमाल किया गया है और देहावसान का मतलब कुछ और नहीं बल्कि मृत्यु ही होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए पावापुरी होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक तथा ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। प्यारे बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार बीपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको याद रख के चलना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह इलाहाबाद बैंक होगा, क्योंकि बिहार में इलाहाबाद बैंक की ही स्थापना सबसे पहले हुई थी। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी गोलघर तथा ऑप्शन डी चिरांद। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बिहार के चिरांद नामक जगह से ही सबसे पहले नवपाषाणकालीन जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी चिरांद होगा। आइए बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वास्तुकार महगोविंद किस शासक के दरबार में था? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार तथा ऑप्शन डी शिशुनाग। प्यारे बच्चों, बिंबिसार वह शासक है जिसके शासनकाल के समय उसके दरबार में महगोविंद नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कि क्या था? एक वास्तुकार था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी बिंबिसार होगा। आइए साथियों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 115 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 227 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में तथा ऑप्शन डी 315 ईसा पूर्व में।
प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उसी वर्ष प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ था। यह आयोजन राजगृह की सतपर्णी गुफा में हुआ था और उस समय जो शासक हुआ करता था वो हर्यक वंश का ही एक शासक अजातशत्रु हुआ करता था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व होगा। आइए साथियों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने तथा ऑप्शन डी अशोक ने। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार रहे हैं और उन्होंने द्वारा ही मगध महाजनपद को सबसे पहले शक्तिशाली रूप दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए बिंबिसार होगा, क्योंकि बिंबिसार के द्वारा ही मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान हुआ। आइए साथियों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभाण प्राप्त हुए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बोध गया से, ऑप्शन बी भागलपुर व दरभंगा से, ऑप्शन सी पटना से तथा ऑप्शन डी बक्सर व चिरांद से। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि चिरांद वह जगह थी बिहार की जहां से हमें नवपाषाणकालीन युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसलिए यहाँ अगर हम देखेंगे कि जो काले और चमकीले मृदभाण हमें प्राप्त हुए हैं वो बक्सर और चिरांद, ये जो दो जगह हैं बिहार की, उनसे हमें काले चमकीले मृदभाण प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी बक्सर व चिरांद होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1345 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1432 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1103 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1203 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, गुलाम वंश के आसपास ही बिहार में भी तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। इसलिए यहाँ अगर इस प्रश्न की बात की जाएगी तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी 1203 ईस्वी होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली को, ऑप्शन बी बोध गया को, ऑप्शन सी उदंतपुरी को तथा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र को। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि उदंतपुरी को ही बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी उदंतपुरी होगा। पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, इसको उदयन के द्वारा गंगा व सोन नदी के संगम पर बसाया गया था और हर्यक वंश की राजधानी उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र ले जाई गई थी। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थीं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मिथिला तथा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। प्यारे बच्चों, बिहार का पाटलिपुत्र वह जगह है जहां से 2 यक्ष मूर्तियां हमें प्राप्त हुई थीं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी पाटलिपुत्र होगा। बिना किसी देर के चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोनपुर में, ऑप्शन बी सुल्तानगंज में, ऑप्शन सी बोध गया में तथा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। प्यारे बच्चों, अजगैवीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में स्थित है, तो इसलिए हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर लगाएंगे वह ऑप्शन बी सुल्तानगंज लगाएंगे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ज्ञानचंद्र, ऑप्शन बी शीलभद्र, ऑप्शन सी नागार्जुन तथा ऑप्शन डी प्रभामित्र। काफ़ी बार इस प्रश्न को बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिहार इस पर्पज से ही नहीं बाकी जीके के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार कई अन्य एग्जामों में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, शीलभद्र वह व्यक्ति है जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति में माने जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी शीलभद्र होगा। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दिमाग में रखना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी शीलभद्र होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कशन किया है और हमने जो जितना भी डिस्कशन किया है वो हमारे लिए मोर सफिशिएंट डिस्कशन है। इसलिए हम यहाँ पे अब बिना देर के सीधे क्वेश्चन की आंसर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके आंसर आपको पता होने चाहिए। बाकी व्याख्या तो हम लोगों ने पिछली 7 वीडियो में बहुत कवर की है, वहाँ हमने हर एक चीज़ की व्याख्या को बहुत डिटेल में समझा था। अगर इस प्रश्न की बात करें तो हमने वहाँ पर समझाया था कि 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के ही एक शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी कुमार गुप्त प्रथम होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1945 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 1945 ईस्वी होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, बौद्ध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 1956 ईस्वी होगा। आइए साथियों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, चंद्रभारी संग्रहालय बिहार की दरभंगा में स्थापित है और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कब हुई थी तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 1957 ईस्वी होगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1971 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, अगर गया संग्रहालय की बात की जाए तो गया संग्रहालय जो बिहार में स्थित है इसकी स्थापना वर्ष 1970 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी 1970 ईस्वी होगा। आइए साथियों, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1977 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए 1974 ईस्वी होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली से, ऑप्शन बी बोध गया से, ऑप्शन सी दीदारगंज और ऑप्शन डी सुल्तानगंज। तो प्यारे बच्चों, बुद्ध की ताम्र मूर्ति यानी तांबे से बनी हुई मूर्ति जो बुद्ध की है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? वह बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी सुल्तानगंज होगा। आइए साथियों, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी मंजूषा शैली, ऑप्शन सी पटना शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, चक्रवर्ती देवी की अगर बात की जाए तो चक्रवर्ती देवी जो है वो मंजूषा शैली की चित्रकार थी। मधुबनी पेंटिंग आप सबको पता है कि बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है मधुबनी पेंटिंग, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी मंजूषा शैली होगा। आइए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी मुंगेर। प्यारे बच्चों, अगर अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये बिहार के पटना में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी पटना होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ जो है वह 1951 में स्थापित हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 1951 ईस्वी होगा। हमें काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसलिए हम इनकी व्याख्या पर नहीं जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी तिब्बत तथा ऑप्शन डी भूटान। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए कि बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल से ही लगती है, और नेपाल जो है वो बिहार की उत्तर दिशा में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी नेपाल होगा। आइए साथियों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी झारखंड तथा ऑप्शन डी राजस्थान।
प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है, तो बिहार की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। वहीं अगर पूछा जाता है कि बिहार की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है, तो बिहार की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो प्यारे बच्चों, बिहार राज्य की जो पूर्वी सीमा है वह पश्चिम बंगाल से लगती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल होगा। आइए बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी मधेपुरा, ऑप्शन सी बोध गया तथा ऑप्शन डी दरभंगा। प्यारे बच्चों, अगर मगध विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बिहार का मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी बोध गया होगा। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1964 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, तब उसका आंसर हमने दिया था बोध गया। यहाँ पूछा गया है कि बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी 1962 ईस्वी होगा, क्योंकि मगध विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वह 1962 ईस्वी में बोध गया में हुई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पूसा, ऑप्शन बी मधेपुरा, ऑप्शन सी कंकड़बाग तथा ऑप्शन डी दरभंगा। प्यारे बच्चों, अगर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार के पूसा में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए पूसा होगा। आइए साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मधेपुरा, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी भागलपुर। प्यारे बच्चों, इग्नू जिसको हम इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो वह कहाँ पर स्थित है बिहार में? तो वह बिहार के पटना में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी पटना होगा। आइए साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मधेपुरा तथा ऑप्शन डी आरा। प्यारे बच्चों, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय बिहार के मधेपुरा में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी मधेपुरा होगा। यहाँ हमने देखा कि हमने जो बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उनकी चर्चा की है क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आपको याद रखना है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। आइए साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी सोन नदी तथा ऑप्शन डी यमुना नदी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए महात्मा गांधी सेतु की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये बिहार में कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बिहार में गंगा नदी पर बना हुआ पुल है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए गंगा नदी होगा। आइए साथियों इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी शिशुनाग ने तथा ऑप्शन डी महगोविंद ने। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बिंबिसार के ही दरबार में एक वास्तुकार हुआ करता था जिसका नाम था महगोविंद, और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी, तो इनकी जो राजधानी राजगृह था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया होगा? आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, महगोविंद के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि ये जो महगोविंद थे ये बिंबिसार के वास्तुकार हुआ करते थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी महगोविंद होगा। आइए साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार स्टेट रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व रेलवे तथा ऑप्शन डी पूर्वी रेलवे। प्यारे बच्चों, अगर रेलवे की बात की जाए तो बिहार की जो पहली रेलवे है इसका नाम हुआ करता था ईस्ट इंडिया रेलवे, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे होगा। आप सबको दिमाग में इस क्वेश्चन के आंसर को रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आइए साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला दूरदर्शन केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, और जो पहली चीज पूछी जाती है वो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए साथियों इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मूर्तिकार,
ऑप्शन बी नाटककार, ऑप्शन सी राजनीति तथा ऑप्शन डी चित्रकार। प्यारे बच्चों, अगर भिखारी ठाकुर की बात की जाए तो ये भिखारी ठाकुर बिहार के प्रसिद्ध नाटककार हुआ करते थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन बी नाटककार होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बौद्ध प्रदेश, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी मगध प्रदेश तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जैन धर्म की बात की जाए या बौद्ध धर्म की बात की जाए, इन दोनों के धर्मों के ग्रंथों में हमें 16 महाजनपद की चर्चा देखने को मिलती है। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध, और इसी मगध को हम बिहार के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो प्राचीन काल में बिहार था उसका नाम क्या था? मगध प्रदेश हुआ करता था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी मगध प्रदेश होगा। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी फुलवारी शरीफ, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए सूती वस्त्र उद्योग की तो सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो बिहार में स्थित हैं वो गया में भी है, फुलवारी शरीफ में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर बिहार के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थापित हैं। आइए साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बरौनी तथा ऑप्शन डी मरकुंडा। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एकमात्र तेल शोधक कारखाने की बात की जा रही है और एकमात्र तेल शोधक कारखाना जो बिहार में स्थित है वो बिहार के बरौनी में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी बरौनी होगा। आइए इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कन्यादान, ऑप्शन सी सौदागर तथा ऑप्शन डी गरीब। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बिहार की पहली मैथिली फिल्म की तो कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी कन्यादान होगा। बिहार करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली भाषा में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मधुबनी के एक साहित्यकार हैं अजीत आजाद, इनको मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी वाल्मीकि तथा ऑप्शन डी शरणगुप्त। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, काफ़ी बार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन रहे हैं तो विद्यापति का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी विद्यापति होगा, जो कि बिहार के प्रथम महाकवि रहे हैं। आइए साथियों, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी मायावती, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी तथा ऑप्शन डी राबड़ी देवी। प्यारे बच्चों, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी राबड़ी देवी होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी दरभंगा तथा ऑप्शन डी भागलपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सभी को इस प्रश्न का आंसर भी पता होगा। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह किशनगंज है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी किशनगंज होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया तथा ऑप्शन डी रोहतास। प्यारे बच्चों, अगर सर्वाधिक गर्म जिले की बात की जाए तो बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वह गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी गया होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी सोन नदी तथा ऑप्शन डी गंगा नदी। प्यारे बच्चों, सोनपुर नगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बनने वाला जो एक मुख्य क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सोनपुर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है। इवन ये एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जो कि सोनपुर के हरियर क्षेत्र में लगाया जाता है। इसलिए सोनपुर नगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए ये नगर किस
नदी के तट पर स्थित है, तो ये नगर जो है वो गंडक नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी गंडक नदी होगा। आइए बच्चों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कमला नदी, ऑप्शन बी फल्गु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी तथा ऑप्शन डी सरयू नदी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी राज्य के प्रसिद्ध नगर जो होते हैं वो किस नदी के तट पर हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सोनपुर नगर को, जो कि एक फेमस था क्योंकि यहाँ पे सोनपुर पशु मेला लगता है। इस क्वेश्चन में हम गया की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि गया बिहार के प्रदेश से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि गया किस नदी के तट पर स्थित है, तो गया जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी फल्गु नदी होगा। आइए बच्चों इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी सारण तथा ऑप्शन डी भोजपुर। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए डोलोमाइट खनिज की, तो ये जो डोलोमाइट खनिज होता है ये बिहार के भोजपुर जिले में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी भोजपुर होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी सोनपुर। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया था, तो ये बिहार के चंपारण में किया था 1917 में, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए चंपारण होगा। आप सभी को पता है, इसकी व्याख्या हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि तीन कटिया पद्धति के खिलाफ बिहार में चंपारण में इस सत्याग्रह को किया गया था और ये सत्याग्रह सफल हुआ था, जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। आइए बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी द इंडियन नेशनल, ऑप्शन सी आर्यावर्त तथा ऑप्शन डी आज। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बिहार में समाचार पत्र की, तो सबसे पहला जो समाचार पत्र बिहार में प्रकाशित हुआ था वह अमृत बाजार पत्रिका थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका होगा। याद रखना बच्चों, वर्नाकुलर एक्ट के तहत इस पत्रिका ने अपनी भाषा को चेंज कर लिया था और ये बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी थी। आइए बच्चों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विराट वशिष्ठ, ऑप्शन बी मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी अनुजा भंडारी तथा ऑप्शन डी विष्णु दत्त। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए 28वें बिहारी पुरस्कार की, तो इसके लिए चुने गए हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी मनीषा कुलश्रेष्ठ होगा। आइए बच्चों उसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंसिपल मनोरंजन, ऑप्शन बी रघुवीर नारायण, ऑप्शन सी गोपाल सिंह नेपाली तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है फिरंगिया गीत के बारे में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाएगा। तो फिरंगिया गीत की अगर बात करते हैं तो इसको लिखने वाले जो थे वो प्रिंसिपल मनोरंजन सिंह थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा। आइए बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, ऑप्शन बी रघुवीर नारायण द्वारा, ऑप्शन सी कविवर नेपाली द्वारा तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि रघुवीर नारायण द्वारा बटोरिया गीत को लिखा गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी रघुवीर नारायण होगा। आइए बच्चों इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की तथा ऑप्शन डी देवी दुर्गा की। प्यारे बच्चों, बात की जाए कि प्रथम महाकवि विद्यापति के द्वारा नचारी की रचना की गई थी और इस नचारी में इन्होंने भगवान शिव की स्तुति की थी, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए शिव की होगा। आइए बच्चों बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी पावापुरी। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा, ऑप्शन डी पावापुरी, क्योंकि वर्धमान महावीर की जहाँ मृत्यु हुई थी वह स्थान जो था वो पावापुरी था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पावापुरी होगा। आइए बच्चों इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनेर में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी बिहार शरीफ में तथा ऑप्शन डी फुलवारी शरीफ में। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जब हम लोग व्याख्यात्मक क्वेश्चन कर रहे थे तब वहाँ पे हमने देखा था कि हमने बिहार में जितने भी प्रसिद्ध कुंड थे उन सभी की चर्चा की थी। उन्हीं कुंड में से यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मखदूम कुंड जो है वो बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो काफ़ी बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम बात करते हैं अगर मखदूम कुंड की, तो राजगृह या राजगीर में मखदूम कुंड स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी राजगृह होगा। आइए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी गया तथा ऑप्शन डी राजगीर। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जापानियों की अगर बात की जाए तो जापानियों ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी राजगीर होगा। आइए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1786 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1756 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में तथा ऑप्शन डी 1796 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, काफ़ी बार हम गोलघर की बात कर चुके हैं। बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1786 ईस्वी, क्योंकि 1786 ईस्वी में ही गोलघर का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था अनाज को भंडार करने के लिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1786 ईस्वी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता तथा ऑप्शन डी हुइनसांग। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी एक प्रसिद्धता रही है और यहाँ पर विश्व के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते थे। उसी के अंतर्गत एक चीनी यात्री था हुइनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी हुइनसांग होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष के प्रबोध साहित्य में सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकांत सोम, ऑप्शन बी श्याम दरिहरे, ऑप्शन सी गंगेश गुंजन तथा ऑप्शन डी ऊष्मा किरण खान। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए प्रबोध साहित्य की, तो प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले जो साहित्यकार थे वो थे गंगेश गुंजन। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी गंगेश गुंजन होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वज्रासन, ऑप्शन बी अनिमेष लोचन तथा ऑप्शन सी रत्नाकर चैत्य एवं चक्रमण, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मंदिर। अगर बात की जाए बोध गया के स्मारकों में, तो बोध गया के स्मारकों में वज्रासन, अनिमेष लोचन, रत्नाकर चैत्य चक्रमण ये तीनों की तीनों स्थित हैं। लेकिन अगर बात की जाती है हरिश्चंद्र मंदिर की, तो ये बोध गया के स्मारकों में शामिल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मंदिर होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वहाँ, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने स्नान किया था वहाँ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तथा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है बोध गया में वह किस स्थान पर बनाया गया है? तो वह जो बनाया गया है वहाँ उस स्थान पर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किया था वहाँ बनाया गया था। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली तथा ऑप्शन डी ये सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध का संबंध ऑप्शन ए बी सी यानी कि राजगीर, बोध गया और वैशाली इन तीनों से ही घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए अगर इस प्रश्न की बात की जाती है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी ये सभी होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कुशीनारा में, ऑप्शन सी जुम्बिक ग्राम में तथा ऑप्शन डी बोध गया में। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल में चूंकि बिहार से दो धर्म जुड़े हुए हैं, एक गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म और एक महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म, इसलिए इन दोनों धर्मों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए हमने देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे हैं हमने यहाँ पे
बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बौद्ध गया में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी बौद्ध गया होगा। आइए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन डी गया। प्यारे बच्चों, अगर पूछी जाए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर रहे हैं तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। उन्हीं में से 12वें तीर्थंकर जो थे वो वसुपूज्य थे, जिनकी जन्मस्थली की अगर बात की जाए तो वह चंपा थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी चंपा होगा। आइए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी मगध तथा ऑप्शन डी अंग। प्यारे बच्चों, कुल 16 महाजनपद रहे हैं प्राचीन भारत में और इन 16 महाजनपद में से एक जनपद था वत्स महाजनपद। यह बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। इसलिए इस प्रश्न की अगर बात की जाए सही उत्तर की तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए वत्स होगा। यहाँ आपको कुछ प्रश्न बिल्कुल नए मिलेंगे, लेकिन वह प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए पढ़ते रहिए। केवल इन प्रश्नों को आप देख कर जाइए, एग्जाम में आपको सीधा हुबहू एग्जाम में फायदा मिलेगा। इन क्वेश्चन को सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए देखकर जरूर जाइएगा इस वीडियो को। चलिए बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेह, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी अंग तथा ऑप्शन डी वज्जी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए मगध महाजनपद की तो आप सभी जानते हैं कि हिड़ियक वंश के संस्थापक बिंबिसार के द्वारा मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में लाया गया। इसलिए उत्तर वैदिक काल के समय की अगर बात की जाती है तो बिहार के उत्तर वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण राज्य रहा था वह कौन सा था? मगध था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी मगध होगा। आप सभी जानते हैं कि बृहदत्त जो हैं वो भी मगध के थे और इनके जो पुत्र थे उन्हीं का नाम जरासंध था, जिसका चर्चा हमें महाभारत में देखने को मिलती है। तो बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि का विस्तार, ऑप्शन बी व्यापार का विस्तार, ऑप्शन सी साम्राज्य विस्तार तथा ऑप्शन डी लोहे का उपयोग। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए आर्यों की तो आप सभी जानते हैं कि आर्यों से पहले भी कृषि होने लगी थी। चाहे नवपाषाण काल की बात की जाए तो उस समय भी कृषि जो होती वो उपज होने लगी थी और कृषि का विस्तार तो हमेशा ही भारत देश में महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अगर बात की जाए लोहे की तो चूंकि जब आर्य आए तो उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई थी, जिसके पश्चात ही कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला और फिर हमें यहाँ से महाजनपदों का उदय होते हुए मिला। इसलिए अगर इस प्रश्न की अगर बात की जाए कि पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था तो उनके विस्तार में जो सहायक था, महत्वपूर्ण जो था वह लोहे का उपयोग था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी लोहे का उपयोग होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए आर्यों की तो हम सभी जानते हैं कि आर्य जो थे, जब आर्यों का आगमन हुआ था तो ऋग्वैदिक काल के समय आगमन हुआ था। लेकिन ऋग्वैदिक काल को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व में हम बात करते हैं जब ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद के हिसाब से चलता था और उत्तर वैदिक काल में वही सारी जो व्यवस्थाएं थी वो सब क्या हो गई थी, रूढ़िगत हो गई थी। इसी के चक्कर में फिर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। तो जब आर्य आए थे तो आर्यों का आगमन जब हुआ था उस समय बिहार में अगर बात करी जाती है तो बिहार में उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ था। यही मुख्य कारण था कि उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के द्वारा लोहे की खोज की गई थी और लोहे के उपयोग के कारण ही पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार हुआ था, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आर्यों के आगमन के समय बिहार में किस काल की बात की जा रही है, तो उत्तर वैदिक काल की। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए बच्चों, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नव प्रस्तर, ऑप्शन बी मध्यवर्ती प्रस्तर, ऑप्शन सी मध्य प्रस्तर तथा ऑप्शन डी पूर्व प्रस्तर। तो प्यारे बच्चों, बात की जाए चिरांद एवं चेचर की तो चिरांद एवं चेचर से पूर्व प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर या पाषाण, तो पूर्व पाषाण की बात की जा रही है। इस युग के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही उत्तर पूछा जाए आपसे तो ऑप्शन डी पूर्व प्रस्तर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंदेश्वर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी ज्योतिरेश्वर तथा ऑप्शन डी हरिब्रह्मदेव। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाती है राजनीति रत्नाकर पुस्तक की तो इसके लेखक जो हैं वह हैं चंदेश्वर। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन ए चंदेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी विदेश नीति, ऑप्शन सी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास तथा ऑप्शन डी धन संचय। प्यारे बच्चों, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें धन की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। पुस्तक के नाम से भले ही हमें पता चलता है कि यहाँ पे आर्थिक अर्थ की बात की गई होगी, धन की बात की गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राजनीति की बात की गई है, यानी कि शासन कला के सिद्धांत और उसके अभ्यास की चर्चा हमें इस पुस्तक में देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन सी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास होगा। आई होप आपको अभी तक इन क्वेश्चंस के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में जाने से पहले आप इस वीडियो को देखकर अवश्य जाएं, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक कवि, ऑप्शन बी बोधराज, ऑप्शन सी विद्यापति तथा ऑप्शन डी परमल। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए उद्वंत प्रकाश की तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक हैं वह मौलिक कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए मौलिक कवि होगा। तो यहां हमने देखा कि हमें काफ़ी क्वेश्चंस नए भी मिल रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये श्रृंखला आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है रामबाण, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। सीधा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको इसी श्रृंखला से देखने को मिलेगा। इसलिए बिना किसी आलस के, बिना किसी देरी के आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और इनको करने के बाद ही एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र से, ऑप्शन बी बराबर से, ऑप्शन सी राजगृह से तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र रही है। वहीं अगर बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में भी राजगृह का एक दबदबा था। तो पाटलिपुत्र बोला जाए, राजगृह बोला जाए और बराबर बोला जाए, ये बराबर की गुफाएं हैं। तो इन सभी से हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला की साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हो या बी हो या सी हो, ये तीनों ही से हमें मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनेर तामपत्र से, ऑप्शन बी मुंगेर तामपत्र से, ऑप्शन सी धर्माव स्वाभिमानी के वृत्तांत से तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए गढ़वालों के आधिपत्य के प्रमाण की तो बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो ना ही मुंगेर से मिलता है और ना ही धर्म स्वाभिमान के वृत्तांत से मिलता है, बल्कि हमें ये मिलता है मनेर तामपत्र से। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए मनेर तामपत्र होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मामलूक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए तुर्क राजवंश की तो बिहार में जो तुर्क राजवंश के अभिलेख मिले हैं वह तुगलक वंश के मिले हैं। इसलिए इस प्रश्न की अगर बात की जाए सही आंसर की तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी तुगलक वंश होगा। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्रीय बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण बिहार, ऑप्शन सी तिरहुत तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाती है बसाती नुल उन्स की तो यह एक जो मूल्यवान स्रोत है वह तिरहुत से संबंधित है। तिरहुत इस प्रश्न का जो होगा वो सही उत्तर होगा। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी युआन चांग, ऑप्शन सी इत्सिंग तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए फायान की तो आप सभी जानते हैं कि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय मगध में यानी कि बिहार में आया था। वही युआन चांग भी बिहार में आ चुका है और इत्सिंग का नाम भी आप सबने सुना होगा। ये तीनों ही तीनों चीनी यात्री थे और ये तीनों की तीनों
बिहार में आए थे। आप सभी को मैं बता चुका हूं कि इन सभी का भारत के बिहार में यानी मगध में आने का क्या कारण रहा था। तो उसका मुख्य कारण था नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये सभी वहां आते थे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। इसी के साथ चलते हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ, ऑप्शन सी मोहम्मद सादिक तथा ऑप्शन डी मुल्ला बहबहानी। प्यारे बच्चों, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और बहुत कम विद्यार्थियों ने इस प्रश्न को देखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से शामिल है। अगर बात की जाए मुगल काल में बिहार आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था वह मुल्ला तकिया था, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुल्ला तकिया होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीटर मुंडी, ऑप्शन बी फ्रांसाय बर्नियर तथा ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी मैनरीक। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाती है यूरोपीय यात्रियों की तो यूरोपीय यात्रियों में पीटर मुंडी और जॉन मार्शल और जो मैनरीक, ये तीनों के तीनों यूरोपीय यात्री बिहार में आए थे। लेकिन अगर बात की जाती है फ्रांसाय बर्नियर की तो ये ऐसा यूरोपीय यात्री था जो बिहार में नहीं आया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन बी फ्रांसाय बर्नियर होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहारस्ताने गैबी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुल्ला तकिया, ऑप्शन बी मिर्जा नाथन, ऑप्शन सी मुल्ला बहबहानी तथा ऑप्शन डी मिर्जा गुलाम हुसैन। प्यारे बच्चों, मुल्ला तकिया की हम बात कर चुके हैं कि मुगल काल में बिहार आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था वो मुल्ला तकिया था, लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि बहारस्ताने गैबी ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो मिर्जा नाथन की रचना है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी मिर्जा नाथन होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भग्नावशेष, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी अभिलेख तथा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए प्राचीन बिहार के इतिहास की तो सबसे बड़ा इतिहास की जानकारी तो हमें नालंदा विश्वविद्यालय की जो अवशेष हैं उसी से प्राप्त चलता है, तो इसलिए भग्नावशेष हमारा ही आंसर सही होगा। यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो सीयू की जो रचना लिखी गई थी वह वहाँ पर भी हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। कई सारे ऐसे वृत्तांत हैं जिससे हमें इस बिहार की प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं अभिलेख की बात की जाए तो अब अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों में हमें मगध जनपद की जानकारी मिलती है, वहाँ से भी हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी पता चलती है। तो ऑप्शन ए हो, बी हो, सी हो, इन तीनों से ही हम बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सहसाराम से, ऑप्शन बी केसरिया से, ऑप्शन सी रामपुरवा से तथा ऑप्शन डी वैशाली से। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए अशोक के लघु शिलालेख की तो यह जो प्राप्त हुआ है वो हमें सहसाराम से प्राप्त हुआ है। सहसाराम को आपको एक चीज़ के लिए और इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए याद रखना है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह भी कहाँ पर स्थित है? सहसाराम में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ए सहसाराम होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी ए व बी दोनों तथा ऑप्शन डी ना ही ए और ना ही बी। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए मौर्यकालीन अभिलेखों की तो हमें सबसे पहले ये पता है कि अशोक के द्वारा अभिलेखों की रचना की गई थी। तो इन सभी अभिलेखों में जो भाषा हमें देखने को मिलती है वो प्राकृत भाषा देखने को मिलती है, क्योंकि बिहार में उस समय जो भाषा प्रचलित थी वो प्राकृत भाषा ही प्रचलित थी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी प्राकृत होगा। आइए बच्चों, इसी के साथ चलते हम आज के आपने आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और हमारा 100वां क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खरोष्टी, ऑप्शन बी आरमाइक, ऑप्शन सी ब्राह्मी तथा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि की तो जो लिपि थी हमारी वो थी ब्राह्मी लिपि, इसलिए इस प्रश्न की चर्चा की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी ब्राह्मी होगा।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने आज की इस वीडियो में टॉप 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखा जो बीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चंस आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को समझा। ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपके अच्छे नंबर लाने के लिए और एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।